अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम हल करने जा रहे हैं एमएड 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने 2017 में एमएड का जो टेस्ट लिया था, एंट्रांस टेस्ट, उसका जो उनके जो सवालात थे वो पर्चे सवालात मेरे सामने है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उन्हीं सवालों को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है इल्म तदरीस, पेडागोजी। आइए हम पेडागोजी पर पहुंचते हैं। एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त रह गया है। जो हजरात एमएड के लिए टेस्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो तैयार होकर के जाएं। तैयारी के लिए सबसे बेहतर ये है कि पिछले सालों में जो सवालात पूछे गए हैं उनके जवाबात मालूम होनी चाहिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हिस्से अलिफ, पार्ट ए, इल्म तदरीस पेडागोजी, मतलब पढ़ाने का फ़न, पढ़ाने का इल्म। सवाल नंबर 1 है, एक ही क्लास में ज़ेर तालीम बच्चों में साबका मालूमात, दिलचस्पी, इक्तसाब के तरीक़ों वगैरह में जो फ़र्क होता है उसे नफ्सियात में क्या कहते हैं? जमाती फ़र्क कहते हैं, इनफरादी फ़र्क कहते हैं, नस्लों का फ़र्क कहते हैं, तालीमी फ़र्क कहते हैं। सवाल क्या है कि सभी बच्चों में इतना आपको पता होना चाहिए कि हर बच्चा जो भी पैदा होता है वो एक अलग स्कीमा लेकर के पैदा होता है। उसके जहन में अलग ही तरह की मालूमात पहले से होती है, उनकी दिलचस्पी अलग होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। वो बहुत हद तक दूसरे बच्चों से अलग होता है। हर बच्चा खुदा का एक शाहकार है। हर एक में किसी न किसी तरह से इख्तलाफ पाया जाता है। तो अगर किसी बच्चे में साबका मालूमात है तो दूसरे में वही चीज़ तो ज़रूरी नहीं कि वही हो। एक बच्चे में जिस चीज़ की दिलचस्पी हो ज़रूरी नहीं कि वो वही चीज़ दूसरे बच्चे में हो। इक्तसाब का तरीक़ा अगर एक बच्चे में जिस अंदाज़ का है, मतलब मालूमात हासिल करने का तरीक़ा, पढ़ने सीखने का तरीक़ा, ज़रूरी नहीं कि दूसरे बच्चों में भी वही तरीक़ा हो। तो कई तरीक़े का फ़र्क होता है। इन सब फ़र्क़ों को तालीमी नफ्सियात की ज़बान में इनफरादी फ़र्क कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। मतलब हर फ़र्द में फ़र्क होता है। तो आपका जवाब होगा बी, मतलब इनफरादी फ़र्क, ये वाला, ठीक है। अगला सवाल है, तदरीसी व इक्तसाबी हिकमत अमलियों का मकसद क्या होता है? टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़, मतलब पढ़ने और सीखने की जो हिकमत अमली होती है उसका असल मकसद क्या होता है? क्या तलबा के लिए खुशगवार माहौल फ़राहम करना ये असल मकसद है, या उस्ताद के लिए खुशगवार माहौल फ़राहम करना? देखिए, टीचिंग लर्निंग का असल मकसद, उस्ताद को तो हटा ही दीजिए, असल चीज़ है पढ़ने पढ़ाने के बीच में आम तौर पर तालिब इल्म में होता है। तो हर काम तालिब इल्म को मद्देनज़र रख कर के किया जाता है। तो आप देखिए इसमें दो ही ऑप्शन है था, ए और सी। तलबा के लिए खुशगवार माहौल फ़राहम करना, सी तलबा को नफ्स मज़मून पर काम करने का मौका फ़राहम करना। तो बताइए क्या होगा? तो बेहतरीन जवाब इसमें, ये तो दोनों जवाब है। ज़ाहिर सी बात, जब तक खुशगवार माहौल बरकरार नहीं रहेगा तो अच्छी तरीके से इक्तसाब कहाँ से हो पाएगा। लेकिन असल चीज़ माहौल फ़राहम करना ही नहीं है, बल्कि तलबा को नफ्स मज़मून पर काम करने का मौका फ़राहम करना, ठीक है। अगर हम बच्चों को किसी स्पेसिफ़िक मज़मून पर काम करने का मौका देते हैं, उस तरह का माहौल क्रिएट करके देते हैं, तो ये ही असल हिकमत अमली है। टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी का असल मकसद ये है कि बच्चों को किसी, मतलब कि जिस चीज़ के ताल्लुक़ से हम वो इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं उस पर काम का मौका मिले, ठीक है। तो इसका जवाब ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब ये आप पर डिपेंड है कि इसमें से आप किसे चूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से इसका जवाब सी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका जवाब ए है, मुमकिन है कि ए हो। आप इस पर और गौर कर लीजिएगा। लफ्ज़ पेडागोजी का मतलब क्या है? पेडागोजी का मतलब होता है सिखाना, हाउ टू टीच, पढ़ाना। तो ज़ाहिर सी बात है, फ़न तदरीस, तदरीस का मतलब होता है पढ़ाना, तालीम का मतलब होता है सिखाना, इक्तिसाब का मतलब होता है सीखना। आप समझ गए होंगे, ठीक। अगला अगला सवाल है 4 नंबर का, बी जे स्किनर का नाम ख़ास तौर पर किससे वाबस्ता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से वाबस्ता है? बिल्कुल नहीं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म से वाबस्ता है? ये भी नहीं। बिहेवियरिज्म से? हाँ, ये हो सकता है। नेचुरलिज्म से? नहीं, ये भी नहीं है। तो बिहेवियरिज्म ही बचता है। स्किनर ने जितनी भी उन्होंने क्या क्या प्रैक्टिकल करके दिखाया चूहे के साथ,
और बिल्ली के साथ, तो वो सब चूहों का बिहेवियर चेक हो रहा था उसमें, या बिल्ली की का रवैया बिहेवियर चेक करने की कोशिश किया जा रहा था कि अगर हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो किस तरह का रिएक्शन देगी। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म के नाम से वो ख़ास तौर पर वाबस्ता है। तो इसका जवाब है सी। आगे चलते हैं। दौरान तदरीस तलबा की ग्रोही सरगर्मियों में उस्ताद को क्या करना चाहिए। बच्चे ग्रोह में काम कर रहे हैं, एक उस्ताद ने बच्चे को कोई काम दिया और बच्चे लोग मिल करके उस काम को ग्रोह में अंजाम दे रहे हैं। ऐसे वक्त में उस्ताद को क्या करना चाहिए। खामोश मुशाहिदा करना चाहिए, बच्चे लोग जो काम कर रहे हैं उसको वो देखते रहें, या अपना सरकारी काम करना चाहिए, या एक शरीक की हैसियत से सरगर्मी में शिरकत करनी चाहिए, या आराम करनी चाहिए ताकि अगली क्लास की तैयारी हो सके। देखिए, हर चीज़, हर ऑप्शन इसमें कुछ न कुछ अपना जवाब रखता है, लेकिन दो चीज़ें जो है ए और सी, खामोश मुशाहिदा, सी एक शरीक की हैसियत से सरगर्मी में शिरकत, ये बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, लेकिन दो में टिक लगा नहीं सकते, तो किसी एक ही में लगाना होगा। खामोश मुशाहिदा ये भी एक काम है और बिलुमुम असातिज़ा ऐसा करते हैं, लेकिन बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब होगा सी। मतलब ये है कि तलबा जो कर रहे हैं उसमें आपको, जैसे सपोज़ आप ही टीचर हैं, आपने कोई काम दिया तो बच्चों से कई जगह पर गलतियाँ होती है, वो गलत जगह पर या गलत रुख पर डिस्कशन करने लगते हैं या गलत रुख पर जाने लगते हैं। तो ऐसे वक्त में एक उस्ताद के लिए सबसे बेहतर रवैया यही होगा कि उसे हिदायत दे, उन्हें बताएं कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना है। तो सी ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। आगे चलिए। तदरीस का बुनियादी मकसद क्या है। तलबा का इख्तिसाम, अच्छी पेशकश, बोर्ड इम्तिहान में शानदार नताइज, फ़राहमी इल्म। देखिए, तलबा का इख्तिसाम मतलब ये हुआ कि तलबा उस चीज़ को सीख जाए, टीचर जो पढ़ा रहे हैं। तदरीस का बुनियादी मकसद मतलब पढ़ाने का असल मकसद क्या है। ज़ाहिर सी बात है कि तलबा सीख जाए, तलबा को इल्म हासिल हो जाए, ये चीज़ असल है। अच्छी पेशकश ये मकसद तो नहीं हो सकता ना, ये तो एक तरीक़ा है कि अच्छे तरीके से हम पेश कर दें ताकि बच्चा सीख जाए। बोर्ड इम्तिहान में शानदार नताइज ये भी मकसद है, लेकिन ये ज़िमनी मकसद है। डी फ़राहमी इल्म ये भी मकसद है, लेकिन ये भी ज़िमनी है। असल मकसद क्या है कि बच्चों को मालूमात हासिल हो जाए, बच्चे सीख जाएं। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलिए। CAI से क्या मुराद है। चाक एंड इंस्ट्रक्ट मेथड, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, या सेंट्रल एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन। CAI से क्या मुराद है बताइए। तो इसका जवाब होगा कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। लर्निंग आउटकम का क्या मतलब होता है। तालीमी इक्तसाब या तालीमी हुसूलियाबी का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि ख़त्म तदरीस पर तालिब इल्म में मुतवक्किल तब्दीली। मतलब एक टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो आखिरी में सवाल करता है ये जांचने के लिए कि हमने जो पढ़ाया क्या तलबा हजरात उस चीज़ को समझ गए हैं या नहीं समझे हैं। तो क्यों ये करते हैं, वो आउटकम को जांचने के लिए करते हैं। क्या बी आंसर देखिए, तालिब इल्म की इम्तिहान में कामयाबी ये मतलब है लर्निंग आउटकम का, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़िमनी मकसद है नो डाउट, लेकिन ज़िमनी मकसद है। सी तालिब इल्म से हुकूमत की तवक्कुआत, ज़ाहिर सी बात है ये भी है, लेकिन ये असल नहीं है। ज़ाहिर सी बात है जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो हुकूमत की भी तवक्को होती है कि तालिब इल्म अच्छा शहरी बने, हुकूमत को काबिल अफराद मिलें ताकि हुक्मरानी का काम आसान हो। डी देखिए, तालिब इल्म से सरपरस्तों की तवक्कुआत, लर्निंग आउटकम का ये भी मतलब है कि तालिब इल्म से सरपरस्तों की जो तवक्कुआत है वो पूरी हों। ऑप्शन सब है, लेकिन एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए कि ख़त्म तदरीस पर मतलब पढ़ाने के बाद तालिब इल्म में मुतवक्किल तब्दीली बिहेवियर में भी तब्दीली हो सकती है और जहनी तब्दीली भी हो सकती है, मालूमात की तब्दीली हो सकती है। तो आंसर है ए, मतलब ख़त्म तदरीस पर तालिब इल्म में मुतवक्किल तब्दीली, ये मालूमाती तब्दीली मुराद है, मतलब जहनी तब्दीली, बिहेवियर में तब्दीली ये भी हो सकता है। तो आपका आंसर ए है। चलिए आगे। तदरीस खुर्द माइक्रो टीचिंग क्या है। तरबियत की तकनीक, इक्तिसाब की तकनीक, आजमाइश की तकनीक, हम निसाबी सरगर्मी की तकनीक। जब आप लोग बीएड में रहे होंगे और आप लोगों को स्कूल भेजा गया होगा, उससे कबल आपको माइक्रो टीचिंग करवाया गया होगा। तो माइक्रो टीचिंग ये किस लिए करवाया गया, ताकि आपको कुछ तरबियत मिल जाए कि जब आप स्कूलों में जाएँ तो वहाँ कैसे पढ़ाएँ। तो एक तरह से ये जो है
तरबियती अमल था। तो ऑप्शन होगा ए, आपका जवाब होगा ए। ठीक है, आप ए, तरबियत की तकनीक। ठीक है, असल में लिखा हुआ ऐसा है तरबियत की तकनीक, लग रहा है कि कोई भारी लफ्ज़ है, लेकिन यह आसान है। तरबियती तकनीक लिख सकते तो ज़्यादा आसान होता। नंबर 10, हर मौलिम को अपने तरीक़े तदरीस का कोलम्बस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? कोलम्बस ने क्या किया? उन्होंने एक नई दुनिया दरियाफ्त की। वो हिंदुस्तान दरियाफ्त करने चला था, सॉरी, कोलंबस ने ही इंडिया दरियाफ्त किया ना। तो कोलंबस ने एक नई चीज़ दरियाफ्त की। अगर ये पैराग्राफ, ये जुमला आपको मिले कि हर मौलिम को अपने तरीक़े तदरीस का कोलंबस होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होगा सी, मतलब अपने तरीक़े तदरीस की दरियाफ्त करने वाला। ठीक है, क्योंकि कोलंबस ने भी दरियाफ्त किया था, इसने भी दरियाफ्त किया। आगे चलिए, आम अंग्रेज़ी। अल्मा मैटर मीन्स, देखिए अल्मा मैटर का मतलब होता है मादर इल्मी। ग्रैंड मदर मतलब हो गया दादी या नानी। ग्रेट मदर बड़ी अम्मा। स्कूल अटेंडेड वो स्कूल जहाँ से आपने पढ़ा है। स्कूल सर्वेंट वो स्कूल जहाँ आपने खिदमत अंजाम दी है, मतलब आपने पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है अल्मा मैटर का मतलब होता है मादर इल्मी, मतलब वो स्कूल या वो जगह या वो इदारा जहाँ आपने तालीम हासिल की है। तो इसका आंसर होगा सी, मतलब स्कूल अटेंडेड, ऐसा स्कूल जहाँ आपने तालीम हासिल की है। आगे चलिए, देर आर ए लॉट ऑफ, बताइए क्या होगा? फ़िश होगा कि फ़िशेज़ होगा? ज़ाहिर सी बात फ़िश होगा, है ना। झील में बहुत सारी मछलियाँ हैं। ए लॉट लग गया, ए लॉट लग गया तो फ़िश होगा, फ़िशेज़ नहीं होगा। 13 नंबर देखिए, मी एंड माई ब्रदर आर गुड टेनिस प्लेयर्स। आई एंड माई ब्रदर आर गुड टेनिस प्लेयर्स। माई ब्रदर एंड मी आर गुड टेनिस प्लेयर्स। ठीक है, माई ब्रदर एंड आई आर गुड टेनिस प्लेयर्स। ठीक है, विच वन इज़ ए करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त सेंटेंस कौन सा है? मी एंड माई ब्रदर, मी तो नहीं लगेगा, जब सब्जेक्ट आई होता, मी नहीं होता। मी जबकि ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में है तो आई होना चाहिए। ठीक है, आई एंड माई ब्रदर, ठीक है, तो पहला तो हुआ नहीं। दूसरा देखिए, आई एंड माई ब्रदर, ये सब्जेक्ट ठीक है। ठीक है, आई एंड माई ब्रदर आर गुड टेनिस प्लेयर्स, ये ठीक है, दो तो होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, माई ब्रदर एंड मी आर गुड टेनिस प्लेयर्स। यहाँ पर भी देखिए एंड मी लिखा है, जबकि मी जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तो आई होना चाहिए, वो भी गलत हो गया। अब चौथा ये, माई ब्रदर एंड आई आर गुड टेनिस प्लेयर्स, ये ठीक है, दोनों जगह सब्जेक्ट ठीक है। ठीक है, तो आई के बाद एम क्यों नहीं आया? तो माई ब्रदर एंड आई ये दोनों मिल करके प्लूरल हो गया, इसलिए आर लगा ना कि एम। ठीक है, तो 2 और 4 ये ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। आंसर हो गया बी। आगे चलिए, सेकेंड पास्ट फॉर्म एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बेट आर रिस्पेक्टिवली। यही होगा, बेट बेट बेट। बेट मतलब होता है शर्त लगाना, तो इसका डी होगा। तीनों फॉर्म जो होता है पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, तीनों जो है बेट 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 ही होता है। चलिए आगे, अफर्मेशन मीन्स, अफर्म करना मतलब कन्फर्म करने का मतलब क्या है? रिमूविंग फ्रॉम फायर, पुलिंग ऑफ फायर, कन्फर्मेशन, रिजेक्शन। अफर्मेशन मतलब कन्फर्मेशन, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो 15 का आंसर हो गया सी। आगे चलिए, दीपिका इज़ ए प्रोप्राइटर, विच इज़ करेक्ट? दीपिका इज़ ए प्रोप्राइटर, ये ठीक है, या दीपिका इज़ ए प्रोप्राइट्रेस, एक्ट्रेस के वज़न पर, इसमें ठीक कौन है? पहला ही ठीक होगा, दीपिका इज़ ए प्रोप्राइटर, क्योंकि हर वर्ड का क्या बोलते हैं, तो 16 का ए मान लीजिए, ए ही ठीक है। आगे चलिए, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये 2 वर्ड होता है, हर वर्ड का फेमिनिन नहीं होता है। ठीक है ना, प्रोप्राइटर है तो ज़रूरी नहीं इसको प्रोप्राइट्रेस हो, कहीं पर हमने लिखा नहीं देखा, न पढ़ने में आया है। चलिए, वाट ए लवली गर्ल है, क्या ही प्यारी लड़की है। शी
शी इज़, यहाँ देखिए आप पंक्चुएशन लगाया गया है, एम ए के बाद फुल स्टॉप दिया है, शी इज़ फुल स्टॉप, इज़ शी फुल स्टॉप, शी इज़ क्वेश्चन मार्क, शी इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसमें चूँकि हैरानी है ना, खूबसूरती का उसके प्यारेपन का इजहार है, इसलिए डी आंसर होगा, है ना। एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगेगा तो डी होगा। व्हाट ए लवली गर्ल शी इज़, ठीक है। आर हर सन वाज डिसओबीडियंट शी पनिश्ड हिम, व्हाट टाइप इज दिस सेंटेंस, ठीक है। एज हर सन वाज डिसओबीडियंट शी पनिश्ड हिम, चूँकि उसका बेटा नाफरमान था इसलिए उसने उन्हें सज़ा दी, ये मीनिंग है इसका। ये किस तरह का जुमला है, जाहिर सी बात है सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, इसमें दो सेंटेंस मिल करके ये सेंटेंस बना है, कंपाउंड सेंटेंस ये हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस, मतलब मुश्तरक जुमला, मुरक्कब जुमला। आगे चलिए 19, द डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, ये किस तरह का सेंटेंस है, सॉरी इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा, ए में है यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, आप हमेशा हमारे यहाँ आ सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गो फॉरेन कंट्रीज़, आप हमेशा बाहर जा सकते हैं। यू आर ए ग्लोबल सिटीज़न, आप आलमी शहरी हैं। यू कैन प्रोग्रेस इवन नाउ, आप इस वक्त भी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, तब तर्जुमों को देखने के बाद ये समझ में आता है कि 19 का आंसर होगा ए, मतलब आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, रसाई हासिल कर सकते हैं। उर्दू में बोलते हैं ये दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, मतलब आप कभी भी आ सकते हैं। तो क्या आंसर हुआ, इसका आंसर हुआ ए, ठीक है। आगे चलिए, ही वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, इस तरह का जब भी कुछ हो प्रॉपर नाउन आए, मतलब कोई देश हो, कोई सैयारा हो, ज़मीन आसमान हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, उससे पहले दी लगता है, तो ही वॉज बॉर्न इन दी यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। इन ए, इन एन, इन टू ये सब नहीं लगेगा, सिर्फ डी लगेगा। ही वॉज बॉर्न इन द यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे, असरी तालीमी मसाइल, कितना सवाल हुआ, 20 ही हुआ अभी, जल्दी लिखिए। माइकल जॉर्डन का ताल्लुक़ किस खेल से है, तो इसका ताल्लुक़ बास्केटबॉल से था। आगे चलिए, रूसा का आगाज़ किस साल अमल में आया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। जब सर्व शिक्षा अभियान को देखा गया कि ये कामयाबी की तरफ गामजन है और तो सरकार के हौसले बढ़ गए, तो उन्होंने 2013 में फ़ैसला लिया कि उच्चतर शिक्षा अभियान भी चलाया जाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई, बाकायदा बिल पास किया। चलिए आगे, हिंदुस्तान में मरकज़ी जामियात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तादाद कितनी है, उस वक्त तो 2017 में 46 थी, अभी बढ़ कर के 54 हो गई है, तो इसका जवाब होगा 54, देख लीजिएगा, मेरे को मालूम है कि 54 है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL मरकज़ी हुकूमत की किस वजारत के तहत काम करती है। NCPUL जो है ये वजारत फ़रोग़ बराए इंसानी वसाइल, वजारत फ़रोग़ बराए इंसानी वसाइल मतलब डी, ठीक है, ये काम करती है। यहीं से जो है उर्दू दुनिया मैगज़ीन भी निकलता है, हमने भेजा था इसमें छपने के लिए, NCPUL ही छापता है। आगे चलिए, NCERT के डायरेक्टर का क्या नाम है, ऋषिकेश सेनापति नाम है, किताबों में लिखा देखिएगा आप, डायरेक्टर का नाम रहता है उसमें, ठीक है। फ़िलहाल तो ऋषिकेश सेनापति हैं। चलिए, तालीमी मौजू पर मबनी फ़िल्म तारे ज़मी पर कहानीकार कौन है, कहानीकार का मतलब डायरेक्टर कौन है, आमिर खान तो हीरो था उस फिल्म का, ठीक है। अमूल गुप्ते, ये है इसका आंसर, अमूल गुप्ते ही उसके डायरेक्टर थे, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किस रियासत में वाक़ है, देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश में है। हमें यहाँ वर्कशॉप में जाना था तो हमने यहाँ पर भेजा था अपना कागज़, जो कि यहाँ हम नहीं जा सके थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किस रियासत में वाक़ है, तो उत्तर प्रदेश में है। आगे चलिए, कानून हक़ इत्तलात RTI का नफाज किस साल से अमल में आया, ये 2005 में आया था, है ना। ये RTE और RTI दोनों अलग चीज़ है, RTE और RTI, ठीक है। तो ऊपर हो गया राइट टू एजुकेशन, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 से लागू हुआ। इसमें यह है कि आप कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर से मालूमात हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 10 रुपये के पोस्ट कार्ड पर अपना सवाल लिख करके भेजना होगा।
चलिए आगे, आईन हिंद की किस दफ़ा के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती? तो ये दफ़ा 24 है। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। आगे चलिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की दो नुमायाँ खूबियाँ कौन सी है? उर्दू यूनिवर्सिटी की दो नुमायाँ खूबियाँ कौन सी हैं? देखिए, मानू जो है कोई अक़लियती तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि एक ये नेशनल यूनिवर्सिटी है। बस मीडियम उर्दू है। अब उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान तो है नहीं, और इसमें फ़ोकस है तकनीकी तालीम पर, वीमेंस एजुकेशन पर, मतलब ख़वातीन की तालीम पर। आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है, जब इसकी साइट खोलिएगा तो तकनीकी तालीम और उर्दू ज़रिए तालीम, यही इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अक़लियत की तालीम तो मकसद नहीं है इसका। आगे चलिए, तफ़हीमी सलाहियत कम्प्रीहेंसन, इसका मकसद ये होता है कि आप किसी इबारत को पढ़ करके कितना समझ पाते हैं। चलिए, लिखा है कि मैंने किताबें पढ़ी हैं, बातें सुनी हैं, सोबतें उठाई हैं, ज़िंदगी देखी है, गौर व फिक्र किया है। इन सब का मजमूई असर जो कुछ हो सकता है, जिसे मैं तजुर्बे के वसी मफ़हूम से ताबीर करता हूँ, वो ये कि मुसलमान कुछ ही क्यों न हो, वो मुसख्खर व मरऊब नहीं होता। इल्म फ़ज़ल हो, दौलत व हशमत हो, जाँबाज़ी हो, वो समझता है और उस पर यकीन रखता है कि वह सद मुसलमान और उन सब पर कादिर रहा और रह सकता है। इसके लिए उसके नज़दीक कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी उसको बशारत न दी गई हो, और कोई बशारत ऐसी नहीं जो उस पर पूरी न की गई हो। इस हकीकत का एहसास अफराद को संभालने और जमात को मुनज़्ज़म और पाइंदा करने में मुआविन होता है। इकबाल हम में उस वक्त आए जब हम इस ज़बूनी की आखिरी हद तक पहुँच चुके थे। हमको अपनी बातें, अपने असलाफ, अपनी रवायात, अपनी इस्तेदाद, अपनी तहज़ीब तमद्दुन, अपना इल्म कमाल, अपना मज़हब अखलाक, गरज, अपना सब कुछ पस्त व हेच नज़र आता है। हम उनसे शर्माते थे। हम में से अक्सर उनका मज़हका उड़ाने से भी दरेग न करते थे। मज़हका उड़ाने से भी दरग न करते थे। पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता लोगों में बैठकर हम अपने इल्म कमाल, अपने तमद्दुन, अपने शेर व अदब की आड़ पकड़ने से शर्माते थे। इकबाल ने इस तिलिस्म हेच मकदारी को तोड़ दिया। दर्ज बाला इक़्तिबास को पढ़कर झेल के सवालात के जवाब दीजिए कि मज़मून निगार ने किस शख्सियत के बारे में इजहार ख्याल किया है? ज़ाहिर सी बात है, अल्लामा इकबाल के बारे में इजहार ख्याल किया है। चलिए, मज़मून निगार ने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुसलमानों के बारे में क्या नतीजा अख़ज़ किया है? कि वो किसी भी चीज़ से मरूब नहीं होते, किसी भी चीज़ से मरूब नहीं होते। ठीक है, मज़मून निगार की राय में दौर इक़बाल में लोगों को अपनी तहज़ीब और अपनी रिवायत कैसी नज़र आती थी? अल्लामा इक़बाल का जो दौर है वो 19वीं सदी का आखिर और 20वीं सदी का आगाज़, मतलब 20वीं सदी की एक तिहाई दहाई है। एक तिहाई 1937 में उनका इंतकाल हुआ ना। मज़मून निगार की राय में दौर इक़बाल में लोगों को अपनी तहज़ीब और अपनी रिवायत कैसी नज़र आती थी? बहुत ही मतलब तसव्वुराती नज़र आती थी। इक़बाल जिस चीज़ का उनको ख़याल कराते थे, जिस तस्वुरात की दुनिया में ले जाते थे, वो लोगों को तस्वुराती लगती थी। वो इस्लाम के बारे में, वो इस्लामी तहज़ीब के बारे में आला और अरफा सोच रखते थे। लोगों को लगता था कि ये हासिल होना या ऐसा होना बहुत मुमकिन नहीं है। तो लोगों को इक़बाल की सोच तस्वुराती नज़र आती थी। सॉरी, उल्टा बोल दिया। मज़मून निगार की राय में दौर इक़बाल में लोगों को अपनी तहज़ीब और अपनी रिवायत कैसी नज़र आती थी? तस्वुराती नज़र आती थी। ठीक है, वही मतलब वही है। चलिए आगे, अपनी तहज़ीब और रिवायत को लेकर इक़बाल का नज़रिया क्या था? दीगर लोगों जैसा था? नहीं, कुछ कहा नहीं सकता। ये बात क्यों बोले हम? वो अपनी तहज़ीब और रिवायत के कदरदां थे। सही बात है ये, तो आपका आंसर हो गया सी। मरूब होने के क्या माना है? रौब डालना या रौब कबूल करना? मरूब मतलब होता है डर जाना, तो रौब कबूल करना मतलब डर जाना। ठीक है ना, आंसर होगा सी। आगे चलिए, मज़हका उड़ाने का क्या मतलब है? मजाक उड़ाना। तहज़ीब तमद्दुन, इल्म कमाल, मज़हब व अखलाक और शेर अदब तो कामयाबी व कामरानी। ठीक है, आगे क्या लगेगा? कामरानी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मुतरादिफ़ात का इस्तेमाल हो रहा है, अज़दात का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मुतरादिफ़ का मतलब होता है पहले वर्ड के जैसा ही दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना जो सेम मीनिंग का हो। तहज़ीब का ही मीनिंग तमद्दुन का है, इल्म का ही मतलब कमाल है, मज़हब और अखलाक दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है, शेर व अदब बहुत गहरा रिश्ता है, कामयाबी व कामरानी इन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये होगा। तिलिस्म के क्या माना है? तिलिस्म का मतलब होता है जादू। तिलिस्म का मतलब होता है जादू। पस्त का मुतज़ाद लिखिए। पस्त का उल्टा क्या होगा? बोलिए। पस्त का होगा बाला। हालांकि आला मतलब भी ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ पस्त तो बाला। ठीक है, पस्त तो आला नहीं बोलते हैं, पस्त तो बाला बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा बाला। इकबाल ने तिलिस्म हेच मकदारी को तोड़ दिया, यानी क्या किया?
अपनी चीज़ों को और हकीर कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी चीज़ों से तौबा कर ली? बिल्कुल नहीं। अपनी चीज़ों को कमतर समझने की आदत पर ज़रब लगाई? हाँ, ये है। अपनी चीज़ों को बरतर साबित कर दिया? ये भी ऑप्शन है, लेकिन जवाब सही होगा अपनी चीज़ों को जो लोग कमतर समझ रहे थे उनकी इस आदत पर उन्होंने चोट मारी, ज़रब लगाई। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उर्दू तहरीरी सलाहियत, आपको कितना लिखना आता है इसमें? जल्दी जल्दी चलिए। ज़ैल में कुछ जुमले दिए गए हैं जिनके एक हिस्से में गलती है, उसकी निशानदेही कीजिए। उर्दू हमारा ज़बान है, गलत, 2 नंबर गलत है। उर्दू हमारी ज़बान है, बी आंसर होगा। चलिए आगे। खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर साल फरोश खड़ा था। देखिए, साल फरोश भी गलत है, खरा था ही गलत। असल में शॉल, शॉल जो होता है ओढ़ने वाला, फरोश में ही बड़ी सीन होना चाहिए, शाल में ही बड़ी सीन। 3 और 4 दोनों खड़ा गलत है। ठीक है। तो 2 में तो आप जवाब लगा नहीं सकते, तो 3 में लगाएं या 4 में लगाएं, दोनों ऑप्शन सही है। होना चाहिए शॉल, शाल फरोश खड़ा था, ये जवाब होगा। ठीक है। वो पांचों आदमी इधर ही आ रहा था। पांचों बोल रहे हैं तो आ रहा था कैसे होगा भैया? आ रहे थे होगा, है ना? कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए, बहुत इजी सवाल है। 43 का हो जाएगा डी, आ रहे थे। ठीक है। अब्बू खान का प्यारा बकरी, जब बकरी है तो भैया प्यारी होगा। अब्बू खान की प्यारी बकरी, ये जाकिर हुसैन का मजमून है, अब्बू खान की प्यारी बकरी। तो प्यारी 1 नंबर पर टिक लगेगा। ठीक है। चलिए आगे। मैंने दवाई पिया और अपना काम शुरू कर दिया। देखिए, मैं के बाद ने अलामत फ़ाइल ही लगा। अब अलामत फ़ाइल ही लगा तो पिया ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि यूज़ में नहीं है, ज़बान तो सुनी सुनाई चीज़ें हैं ना, तो मैंने दवाई पी, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। मोहतरमा ने खड़े होकर आदाब कहा। खड़े क्या होता है भैया? खड़े होता है। 2 नंबर। लोग ज़ोर ज़ोर से लगा रहे थे, तो इसमें भी 2 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे। मैंने उसके थप्पड़ मारा, ये तो मोहल्ले की ज़बान में, उसके नहीं, उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा। तो आंसर हो जाएगा 2। दाना पानी की फ़िक्र तो जानवर भी कर लेता है। दाना तो ऐसे नहीं लिखते हैं, दाना लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दाना। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलिए आगे। 27 मिनट का वीडियो हो गया है, अब हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखिए और जहां आपको कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम देखेंगे। और अगर आप कोई ऐसा सवाल जो न समझ में आया हो, आपको इससे इख्तलाफ हो, तो वो भी लिखिए। उस पर किताब खोल कर देखा जाएगा, गूगल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारी इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो हम जल्द ही डाल रहे हैं। आपका साथ सबका विकास। ठीक है। शुक्रिया। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा मोटिवेशन लेवल ऊंचा कीजिए। ठीक है।